नमस्कार, मैं मोनिका सोनी और आप देख रहे हैं SM न्यूज हिमाचल। आज हम आपको लेकर आए हैं हमीरपुर जिला के साई अस्पताल में, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर अनंदिता ठाकुर जी से, जो एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैम, आपने IVF की सुविधा शुरू की है अस्पताल में, तो IVF होता क्या है? IVF एक ऐसी तकनीक है या एक विधि है जो एक तरीके से हम कहें तो चमत्कार है उन दंपतियों के लिए जो हम नेचुरल प्रोसेस में जिनको बच्चा नहीं ठहरता है, या सालों से जो एक सामान्य इलाज के द्वारा या सामान्य इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट के द्वारा बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा इलाज है जो कि IVF है। इसमें किया ये जाता है कि जो हमारी प्रक्रिया नॉर्मल यूट्रस और ट्यूब्स में होती है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं जहां फर्टिलाइजेशन होती है आदमी के शुक्राणु और महिला के अंडे के मिलने से, वो प्रक्रिया जो है हम वो लैब में अंडे निकाल कर उसे जो है वो एम्ब्रियो या ये कहें भ्रूण बनाकर फिर बच्चेदानी में रखने को ये समझ सकते हैं कि वो एक पूरी प्रक्रिया को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जी, आपके अनुसार किन महिलाओं को IVF की जरूरत होती है? IVF की तकनीक उन महिलाओं के लिए जरूरी होती है जो कि कुछ केसेस में हमें IVF की एब्सोल्यूट नेसेसिटी जिसे कहते हैं कि उसमें IVF के बिना बच्चा ठहरना मुश्किल होता है, जिनकी ट्यूब्स बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो या किसी इन्फेक्शन से, या जिनकी ट्यूब्स हम ऑपरेशन के द्वारा नहीं खोल पा रहे हैं, जिसे हम जैसे लेप्रोस्कोपी करें और हमें लगे कि हम ट्यूब्स जो है वो नहीं खोल पा रहे हैं किसी वजह से, या फिर ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हमारे यूट्रस और ट्यूब्स और सारे बच्चेदानी के ऊपर एक जाला सा पड़ जाता है, या फिर जिनमें महिलाओं के अंडे बहुत अच्छे से नहीं बनते हैं, या फिर पुरुषों में शुक्राणु की भारी कमी हो, जैसे हमारा स्पर्म काउंट जो है वो 5 मिलियन से कम हो, या 5 मिलियन स्पर्म काउंट से ज्यादा स्पर्म हो लेकिन ज्यादा स्पर्म जो है वो डेड हो, या जिनके हेड या टेल या स्पर्म के भिन्न भिन्न भागों में जो है अगर नुक्स है, तो वो भी IVF के लिए जो है वो कैंडिडेट माने जाते हैं। या फिर जिन्होंने IUI जिसे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, ये 5 या 6 बार इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के साइकिल्स हो चुके हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं किया है। कुछ पेशेंट्स जिनको PCOD या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जिनमें अंडे बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं और ट्रीटमेंट साल 2 साल से ले रहे हैं, या कई ऐसे पेशेंट्स जो उम्र इतनी हो चुकी है जैसे 35-36 के हो चुके हैं और अभी मैरिज ही लेट हुई है और वो चाहते हैं कि हमारा इलाज जो है वो बहुत समय उसमें ना लगे और सामान्य इलाज से उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है, या फिर उन दंपतियों में जिन्होंने किसी कारण से अपने बच्चे खो दिए हैं और मेनोपॉज हो चुका है, उन केसेस में भी IVF एक ऐसी हमारे पास एक तकनीक है जिससे उनको दोबारा से उस बच्चे की सुख की प्राप्ति हो सकती है। जी मैम, निसंतान दंपतियों के लिए ही एक IVF एक अंतिम साधन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि एक अंतिम साधन है, लेकिन ये एक ऐसा इलाज विकसित किया गया है जिसमें जो हमारे कठिन या जिसे कहें कि जो सामान्य तौर पर जिन बीमारियों का इलाज या जिन गंभीर समस्याएं हैं जो हमारी जिन्हें हम कह सकते हैं कि ला इलाज कारण है, जो नॉर्मल प्रक्रिया के द्वारा नहीं ठीक हो सकते हैं, उनमें IVF के द्वारा हमें सफलता मिल सकती है। जी मैम, IVF की क्या प्रणाली है, ये कैसे किया जाता है? देखिए, IVF का एक सिंपल सा समझने का तरीका ये है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि हम फर्टिलाइजेशन जो है शरीर के बाहर कर रहे हैं। बाहर करने का मतलब ये है, इसमें कोई टेस्ट ट्यूब में बच्चा नहीं बनाया जाता है, बल्कि इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट हमें बच्चेदानी के भीतर या ट्यूब के भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, वो हम उस पूरे एनवायरनमेंट को हम शरीर के बाहर क्रिएट
करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमें 10 से 15 अंडे महिला के ओवरीज में 10 से 15 हम अंडे बनाएं, उन्हें हम एक छोटी सी सिरिंज के द्वारा या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में, इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जाता, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के द्वारा एक पतली सुई के द्वारा वो अंडे निकाल लिए जाते हैं। फिर उस दंपति के जो पुरुष है उसका शुक्राणु लेकर उसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो उसको फर्टिलाइज कराया जाता है इंक्यूबेटर में। जिनमें ये फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया इंक्यूबेटर में संभव नहीं होती है, उन केसेस में हम ICSI करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप एक अंडा लेके उसके भीतर वो शुक्राणु डाल के फर्टिलाइज करा के फिर आप इंक्यूबेटर में उसे 2 या 3 दिन के लिए बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरीके से चूंकि वो हमारा एनवायरनमेंट उस तरीके का होता है जो हमारी बॉडी के अंदर है, तो वो फर्टिलाइज होकर वो एम्ब्रियो 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज या डे 3 जिसे बोलते हैं, डे 2 एम्ब्रियो, डे 3 एम्ब्रियो बन जाता है। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि अब इसे यूट्रस में हमें किस दिन रखना है। तो ये मोटे से तौर पर IVF की प्रक्रिया इस तरीके से समझी जा सकती है। जी, IVF में अंडे निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? IVF में अंडे निकालने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVF में जो एक मोटे तौर पर हमारा जो मेन खर्चा होता है वो अंडे बनाने का होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कोशिश करें कि जिन महिलाओं में अंडे नहीं बनते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा अंडे, क्योंकि हम ये बार बार नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि 6, 7, 8 या मैक्सिमम जो है वो 10 से 15 अंडे अगर हमें एक बार में प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके लिए हम इंजेक्शन द्वारा अंडे बनाते हैं। फिर उस महिला को हम लगभग 15-20 मिनट के लिए एक शॉर्ट जिए या ये कहें कि थोड़े से टाइम के लिए बेहोश किया जाता है और अल्ट्रासाउंड के द्वारा, कोई उसमें चीरा नहीं होता है, सामान्य सी सुई होती है मिलीमीटर में जिसका डायमीटर होता है, उसके द्वारा एक सक्शन पंप से उन्हें बिना डैमेज किए बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस में, मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो, वो OT की स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो, और उसके द्वारा उसे टेस्ट ट्यूब्स में निकाला जाता है और वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंडओवर किया जाता है। जी मैम, IVF करवाते समय महिला को किस दौर से गुजरना पड़ता है? देखिए, IVF जो है वो बेसिकली एक महिला के लिए अदरवाइज कोई बहुत पेनफुल प्रोसेस नहीं होता जैसा लोग समझते हैं कि भाई IVF में बहुत दर्द होगा, पर ये एक ऐसी स्टेज पर दंपति ये हमारे पास आते हैं जो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि सालों उनको शादी को हो चुके होते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि हमारा इस अस्पताल में IVF शुरू करने का जो मेन मकसद ये था, क्योंकि हमारे यहाँ से हिमाचल से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उससे पेशेंट बाहर जाना संभव नहीं हो पाता है और वो बड़े शहरों में जाकर अपने आप को जो है वो असमर्थ पाते हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे इतने दिन, और उसका इलाज के खर्चे से ज्यादा जो है वो पेशेंट के रुकने का खर्चा, रहने का, ठहरने का, खाने का, बड़े अस्पताल में पेशेंट जो है वो कई बार कंफर्टेबल नहीं फील करता, उसको कई बार बात करने में उतना डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये सब कठिनाइयों के दौर से गुजरता हुआ मरीज जो है वो मानसिक तौर से टूट जाता है, या दंपति के लिए तो वो बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी में होते हैं। तो यही एक मकसद था कि हम लोग ये सोचते थे कि हमारे नजदीक में अगर हम ये सुविधा उपलब्ध करा सकें तो वो हमारे मरीजों के लिए या ये कहिए निसंतान दंपतियों के लिए एक तरीके से हम एक सुविधा दे रहे हैं। जी मैम, जब IVF करवाते हैं तो उसकी सफलता की गारंटी कितनी होती है आपकी तरफ से? देखिए, अगर मैं कहूँ कि IVF की सफलता जो है वो ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी दी जा सकती है कहीं भी वर्ल्ड ओवर। ऐसा मैं अपने अस्पताल की बात करूँ या किसी बड़े शहर की, जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, ऐसा कहीं भी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आप देखें तो IVF की सफलता कहीं भी 100% नहीं होती है, पर मोटे तौर पे समझा जाए तो इसकी सफलता जो है, सफलता दर हम 25 से 30% हमारे किताबों में, हमारी जितनी लैब्स हैं, अगर हम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं तो 25 से 30% जो है हम सक्सेस रेट उसका पा सकते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे अगर हम एक दंपति का IVF कर रहे हैं, 100 दंपतियों का अगर IVF करते हैं तो उस साइकिल में हमें 30 दंपति
जो है वो गर्भ धारण कर सकते हैं अगर अच्छी लैब कंडीशंस है। पर आईवीएफ की सफलता बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि एज फैक्टर क्या है। अगर महिला का उम्र जो है वो 35 से ऊपर है तो सफलता का दर थोड़ा गिर जाता है। वहीं अगर महिला जो है वो अगर हमारे पास 30 से कम उम्र की है तो कहिए कि आप मान सकते हैं कि 40 के आसपास, इवन 50% के आसपास भी सक्सेस रेट हो सकता है। जी, हमारी जानकारी के अनुसार महिला को आईवीएफ करवाने के बाद ऑपरेशन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं आईवीएफ के द्वारा गर्भ धारण करती हैं उनमें ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर ऐसा होता है कि जो महिलाएं आईवीएफ कराती हैं वो ज्यादातर उम्र में थोड़ा ज्यादा उम्र की होती हैं। जैसे आप कह लीजिए कि आईवीएफ कोई भी 22-23 की उम्र में आईवीएफ नहीं कराता है। ज्यादातर महिलाएं जो आईवीएफ कराती हैं वो 30 के ऊपर की होती हैं। तो उस उम्र पर आकर नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कहीं कठिनाइयां हमें आ सकती हैं, जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, ये रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो आईवीएफ के द्वारा कंसीव्ड बच्चे होते हैं या आईवीएफ जिसने चांस लिया है वो दंपति खुद भी इस चीज के लिए बहुत इच्छुक नहीं होते हैं कि वो नॉर्मल गर्भ का जो पेन है वो सहे। वो चाहते हैं कि हमें कोई रिस्क ना हो। तो उस कारण से हो सकता है कुछ प्रतिशत केसेस में जो है वो हमारे को ऑपरेशन की जरूरत पड़े या उसे किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जरूरत पड़े। पर ऐसा नहीं है कि अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं तो वो बच्चे की डिलीवरी जो है वो हम ऑपरेशन के द्वारा ही कराएंगे। जी मैम, आईवीएफ करवाने के लिए महिलाओं को पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं? देखिए, आईवीएफ के लिए जो सबसे जरूरी टेस्ट जो कराने पड़ते हैं उनमें जरूरी होते हैं एक जिसे कह सकते हैं हार्मोनल इवैल्यूएशन, ताकि हम महिला के अंदर जो उसके हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं वो जान सके। क्योंकि हम इतना महंगा इलाज आईवीएफ कर रहे हैं, अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम जैसे थायराइड कह लें, शुगर कह लें, या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कह लें, या ईस्ट्रोजन या कोई भी और इस तरीके के हार्मोन्स जो हम स्टडी करते हैं जिनमें कोई नुक्स हो, तो हम नहीं चाहते कि इस थायराइड की वजह से या प्रोलैक्टिन की वजह से हम उस बच्चे को लूज करें। तो ये कुछ हार्मोन टेस्ट पहले कराए जाते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ताकि कोई बच्चेदानी में रसौली या ट्यूब में पानी या इस तरीके की कोई इससे संबंधित कोई ऐसा बच्चेदानी या बच्चेदानी के आसपास कोई और बीमारी तो नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड। और इसके अलावा हम ऐसा समझते हैं कुछ केसेस में हिस्टेरोस्कोपी एक टेस्ट होता है, वो भी करना उचित समझते हैं। अगर हमें अल्ट्रासाउंड में कुछ दिक्कत बच्चेदानी के अंदर जैसे छोटा पॉलिप या फाइब्रॉइड लगे तो उन केसेस में हम इवन हिस्टेरोस्कोपी करके देख सकते हैं। जी, हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हिस्टेरोस्कोपी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप समझिए जैसे लैप्रोस्कोपी में हम पेट में कैमरा डाल के देखते हैं, उसी तरीके से हिस्टेरोस्कोपी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हमारे पास एक छोटा कैमरा होता है, 7-8 mm का एक कैमरा होता है, और उसके द्वारा जो है हम बच्चेदानी के अंदर बच्चेदानी को पूरा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि उसमें कोई झिल्ली या जाला तो नहीं है, या उसमें कोई सेप्टम तो नहीं है, या उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या फिर कोई पॉलिप जिसे बोलते हैं अंगूर के गुच्छे की तरह रसौलियां होती हैं वो तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति हम उस समय पाते हैं तो हम आईवीएफ उन कंडीशंस में उस समय नहीं करना उचित समझते हैं। पहले उस चीज को हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा ही उस चीज का इलाज किया जाता है, जैसे पॉलिप को निकालने को पॉलिपेक्टमी कहते हैं, या कई बार बच्चेदानी जो है वो पूरी जाले की तरह परत से ढकी होती है, साइनिकिया जिसको बोलते हैं, तो या तो वो कटिंग की जाती है या सेप्टम रिसेक्शन जिसे कहते हैं वो करते हैं। तो बेसिकली हिस्टेरोस्कोपी एक तरीके से यूट्रस को स्टडी करना अंदर से, जहां हमारे गर्भ को रहना है या एम्ब्रियो को रहना है, उस जमीन को स्टडी हम अच्छे से करते हैं हिस्टेरोस्कोपी की विधि के द्वारा। जी मैम, ये ICSI क्या होता है, क्या ये आईवीएफ से बेहतर होता है? देखिए, इसे एक आम भाषा में हम इक्सी भी समझ सकते हैं, इक्सी कहा जाता है, आम लैंग्वेज में लोग इसे इक्सी कहते हैं। ये आईवीएफ से भी आगे एक एडवांस्ड आईवीएफ में एक एडवांस टेक्निक है जो हर सेंटर में उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि इक्सी मशीन एक काफी कॉस्टली मशीन होती है और सभी डॉक्टर्स या सभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए
स्पेशल ट्रेन एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब ये है कि जहां शुक्राणुओं की भारी कमी है, जहां हमें स्पर्म काउंट 1 मिलियन या हमें 1 या 2 स्पर्म्स मिल रहे हैं या कुछ एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं और उसमें कोई नॉर्मल स्पर्म है, और जहां अंडे भी बहुत अच्छे नहीं हैं या हमें कोई एक एग ही मिल पाया है और वही एक अच्छा एग हमें उस महिला में मिला है, तो उस कंडीशंस में, क्योंकि हम उसको नेचुरल आईवीएफ के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इतना कॉस्टली प्रोसीजर करेंगे और एक शुक्राणु के द्वारा हम जो है वो भ्रूण हम बना पाएंगे। तो उन कंडीशंस में हम अंडे को माइक्रोस्कोप के द्वारा इनलार्ज करके देखते हैं और कोशिश की जाती है कि जो बेहतर से बेहतर हमें स्पर्म मिले वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट सिलेक्ट करके उसको उस अंडे के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करता है और अपने सामने वो फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। इसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। जी मैम, वो कौन से लोग होते हैं जिनको मतलब ICSI करवाने की जरूरत होती है? ICSI बहुत से सेंटर्स में टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट ऑफ IVF भी किया जाता है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी उन केसेस में है जहां पे स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम है, या हमें नेचुरल IVF हमारा फेल हो गया है, कन्वेंशनल IVF किया है पेशेंट में और हमें एम्ब्रियोज अच्छे नहीं मिले हैं, या हमें ऐसा लगता है कि ये अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उन केसेस में जहां स्पर्म काउंट तो अच्छा है लेकिन बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो डैमेज्ड हैं, उन केसेस में भी ICSI किया जाता है। जी महिलाओं को IVF करवाने के बाद कितने दिनों तक आराम करना जरूरी होता है? ये भी एक भ्रांति है जो दूर करना बहुत जरूरी है। IVF के बाद किसी भी आराम की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन महिला के अंडे निकाले जाते हैं, जिसे हम ओवम पिकअप डे कहते हैं या OPU डे कहते हैं, उस दिन महिला को लगभग 4-5 घंटे रेस्ट होता है। वैसे तो महिला को सिर्फ 20-25 मिनट के लिए बेहोश किया जाता है, उसके बाद आप उठ के घर जा सकते हैं आधे घंटे बाद, पर चूंकि एक प्रोसीजर किया है तो 3-4 घंटे के रेस्ट की जरूरत होती है, उससे ज्यादा की नहीं। और जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर मात्र जो है वो 5-10 मिनट का एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद महिला थोड़ी देर बाद उठ के घर जा सकती है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल कार्य जैसे आप करते हैं, सीढ़ियां चढ़ना, बैठना, उठना, नॉर्मल घर के काम कर सकते हैं। पर चूंकि ये एक ऐसा इलाज है जिससे महिला खुद भी थोड़ा डरी रहती है, अंदर से घबराहट में होती है कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या ऐसा करूं कि ऐसा ना हो कि मेरा गर्भ जो है वो ना टिक पाए, तो इस वजह से लोग डर के मारे जो है इसको इस चीज से एसोसिएट कर लेते हैं कि हमें बेड रेस्ट की जरूरत है। पर एज सच बेड रेस्ट की IVF में कोई इंडिकेशन नहीं है अनलेस एंड अंटिल हम ये समझते हैं कि ये केस अबॉर्शन की तरफ जा रहा हो, पर अदरवाइज IVF में बेड रेस्ट की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती। जी, क्या IVF द्वारा बच्चा नॉर्मल होता है? बिल्कुल, IVF के द्वारा आज की डेट में करोड़ों में बच्चे जो हैं वो दुनिया भर में पैदा हुए हैं। तो अगर IVF के द्वारा पैदा हुए बच्चे अगर नॉर्मल नहीं होते तो लोग IVF कराते ही क्यों? तो IVF ऐसा नहीं है कि इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो मानसिक या शारीरिक तौर पर किसी भी नॉर्मल बच्चे से कम या कुछ एबनॉर्मल उनमें होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, ऐसा कोई इसमें एबनॉर्मलिटी जैसी बात नहीं है। जी मैम, IVF करवाते समय या करवाने के बाद क्या असुविधाएं होती है? देखिए, IVF कराते समय जो मेन असुविधा होती है वो ये होती है कि पेशेंट को अगर पेशेंट खुद से घर पे इंजेक्शन नहीं लगवा सकता तो पेशेंट को कई बार अस्पताल आना पड़ता है वो रेगुलर विजिट्स के लिए। तो पेशेंट को एक तो आने जाने की असुविधा होती है, इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेशेंट को अगर घर के समीप मिलती है तो वो उसके लिए एक एडिशनल बेनिफिट होता है। और इसके अलावा ये जो इंजेक्शन उन्हें लगाए जाते हैं अंडे बनने के लिए, लोग ऐसा सोचते हैं कि वो पेनफुल होते हैं, ये भी पेनफुल नहीं होते हैं। और हॉस्पिटल आने जाने की असुविधा के अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कॉस्ट फैक्टर एक ऐसी चीज है जो पेशेंट के थोड़ा सा बजट के हिसाब से जो है वो पेशेंट को असुविधा होती है। पर अदरवाइज एज प्रोसीजर वाइज हम समझें तो जैसे एक छोटा DNC प्रोसीजर है उतनी ही असुविधा पेशेंट को होती है, उससे ज्यादा उसे कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। जी
मैम OHS के बाद भी जैसी समस्या होती है महिलाओं को IVF करवाने के बाद, हाँ तो इसके बारे में बिल्कुल इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि अब OHSS ऐसा है, इसे हम कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये होता क्यों है ये समझना जरूरी है, क्योंकि IVF में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बार बार महिला को वो इंजेक्शन के दौर से ना गुजारें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसे उस डोज ऑफ इंजेक्शन पे टाइट्रेट करें या उस डोज ऑफ इंजेक्शन पे डालें कि हमें अंडे भी अच्छी मात्रा में मिले और जो है पेशेंट को नुकसान भी ना हो। तो कई महिलाओं में, स्पेशली जो महिलाएं पतली दुबली हैं बहुत ज्यादा, जिनका BMI बहुत कम है या जिनको PCOD या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ये महिलाएं ऐसी होती हैं, या जिनका AMH एक टेस्ट होता है, AMH बहुत हाई है। इन महिलाओं में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा एग्स बनते हैं या अंडे बनते हैं। उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स जो है वो शरीर में, या समझ लीजिए आप ईस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जो है वो हमारे पेट में पानी भरने लगता है, या कई बार लंग्स में भी पानी भरने लगता है और पेशेंट को थोड़ा पेट दर्द या पेट में फैलावट या सांस में दिक्कत होना, इस तरीके की समस्या आ सकती है। ये हालांकि आज की डेट में हम जिस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं उसपे जिसे एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल आजकल कहते हैं, उसमें OHS काफी लगभग ना के बराबर होना शुरू हो गया, पर फिर भी PCOD और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें OHS हो सकता है, पर इसका इलाज जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। कई बार पेशेंट को जो है वो जरूरत पड़ सकती है ICU की, लेकिन फिर भी इसका इलाज विभिन्न बीमारियों से या पेट से पानी निकालने के द्वारा किया जा सकता है। तो इससे कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी इलाज में हमें कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। तो ये दिस इज वन ऑफ द ड्रेडेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट को हो सकती है IVF में, पर इसका प्रिवेंशन और क्योर दोनों पॉसिबल है। जी मैम, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, ये किस दिन किया जाता है और ये महिलाओं के लिए सुरक्षित है? क्या इसके अलावा भी महिलाएं कोई और टेस्ट करवा सकती हैं? देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर बेसिकली ये है कि आपने फर्टिलाइजेशन कराया, आपने अगर कन्वेंशनल IVF करा रही हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन इंक्यूबेटर में हुआ, अगर ICSI करा रही हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा उसको फर्टिलाइज करा के फिर इंक्यूबेटर में रखा गया। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें वो भ्रूण को किस दिन तक ले जाना है। कई बार हम भ्रूण को दूसरे दिन निकाल के देख लेते हैं, कई बार तीसरे दिन, या कई बार उसे 5 दिन तक इंक्यूबेटर में ग्रो करके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जिसे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो की स्टेज होती है वो होती है ब्लास्टोसिस्ट। पर होता ये है कि कई बार 5 दिन तक इंक्यूबेटर में रहने के बावजूद जो है वो अंडे ग्रो नहीं करते हैं उस स्टेज तक। तो नॉर्मली Day 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर, या जिसे एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, तो भ्रूण बना के या बच्चा बना के उसे बच्चेदानी के अंदर रखने को एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। तो नॉर्मली जो हम नॉर्मल साइकिल्स में करते हैं वो हम करते हैं Day 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर। पर आज की डेट में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर जो है वो सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक भले ही बहुत सारे एम्ब्रियो हम लूज कर देते हैं, पर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर तक वही एम्ब्रियो जाता है जिसमें वो उतनी क्षमता हो कि वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी दे सके। तो Day 5 पर भी एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। Day 5 पर भी भ्रूण को गर्भ उसमें बच्चेदानी में रखा जाता है, और जो है ये मेरे हिसाब से Day 3 या Day 5 जो है वो बेटर जो है वो Day 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर की सबसे बेस्ट विधि है। जी मैम, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे परिवारों से होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो मतलब वो कितना खर्च आता है जैसे IVF टेस्ट करवाने में? देखिए, IVF का खर्चा सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। कुछ सेंटर्स में इसे बहुत पारदर्शी तरीके से वो लोग रखते हैं। बहुत सारे सेंटर्स ऐसा प्रमोट करते हैं कि हम लोग 35,000 में IVF कर देंगे, या जो कहते हैं कि नहीं हम लोग बहुत सस्ते में IVF कर देंगे 60,000 में। पर ये समझने की जरूरत है कि IVF का जो मेन खर्चा होता है वो होता है हमारा अंडे बनाने के इंजेक्शंस के लिए। ये इंजेक्शंस जो हैं वो मोस्टली जो है वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत
कॉस्टली होते हैं और ये रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन जो हैं वो ज्यादातर आज की डेट में यूज किए जाते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो मैक्सिमम खर्चा जो आता है वो इंजेक्शन का होता है। और जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम अपने सेंटर में मैं जहां तक कहना चाहूंगी कि टोटल खर्चा इंक्लूडिंग कंसल्टेशंस, इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड, इंक्लूडिंग आपका ऑपरेशन डे का खर्चा या ओपीयू जिसे ओवो पिकअप डे का खर्चा, आपका वार्ड का चार्जेस और एम्ब्रियो ट्रांसफर का चार्जेस, और प्लस उसके आगे जो 14 दिन तक हमें, जब तक हम प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते उस दिन तक की दवाइयां मिलाकर हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को लगभग 1,25,000 के अंदर अंदर हम करने की कोशिश करें। कई बार हमें कई स्थितियों में जो है, अगर महिला के अंडे अच्छे नहीं हैं या उसकी उम्र इतनी हो गई है कि उसे बाहर से अंडे लेने की जरूरत है, उन केसेस में कई बार थोड़ा बहुत चार्जेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं या इक्सी की जरूरत पड़े क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड विधि है, तो उसमें 5-10 हजार रुपया एक्स्ट्रा आ जाता है खर्चा। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनंदिता ठाकुर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे एपिसोड में आने के लिए। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहें एसआर न्यूज हिमाचल के साथ। धन्यवाद।